नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे महाराष्ट्र पे। आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी नेता राहुल गांधी कल नागपुर पहुंचे थे। राहुल गांधी ने नागपुर से 2 और मुंबई में 1 जनसभा में हिस्सा लिया और आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार किया। राहुल गांधी का ये कहना है कि हम 50% आरक्षण सीमा की दीवार तोड़ देंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की ओर से तैयार किया गया संविधान सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि अदानी की कंपनी के प्रबंधन में आपको एक भी दलित, ओबीसी और आदिवासी नहीं मिलेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आप सिर्फ 25 लोगों का 16 करोड़ रुपए कर्जा माफ कर सकते हैं, लेकिन जब मैं किसानों की कर्ज माफी की बात करता हूं तो मुझ पर हमला किया जाता है। नागपुर को इसलिए भी चुना गया क्योंकि यहां आरएसएस का मुख्यालय है और यहीं पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था। नागपुर विदर्भ क्षेत्र में है जो महाराष्ट्र की राजनीति की दिशा तय करता है। यहाँ 76 सीटें हैं। अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा भूमि में अपने हजारों अनुयायियों के साथ मुख्य रूप से दलितों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया था। अब मुख्य चुनावी गारंटियों में कृषि कृषि ऋण माफी, एमएसपी, जो स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट पे C2+50 का किसान आंदोलन आपने देखा, उस पर देने की बात कांग्रेस पार्टी और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी ने की है। जाति जनगणना को शामिल किया है। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है, उन्होंने वहां पे राज्य स्तरीय जाति जनगणना कराने का फैसला किया है। उधर दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे सरकार की माझी लड़की बहन योजना, जिसके तहत गरीब रेखा से नीचे महिलाओं के खाते में 1500 रुपए जमा कराए जाते हैं। आज एनसीपी अजीत पवार ने यह कह दिया कि हम 1500 को बढ़ा के 2100 कर देंगे। पर बात यह आ जाती है कि जो 11 शर्तें अजीत पवार ने अपने एनसीपी अजीत पवार की दी हैं, वो 11 शर्तें उनके संगठन की हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना शिंदे अपना अपना मैनिफेस्टो अलग से जारी कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पोस्ट पोल अलायंसेस के लिए वो तैयार हैं या खुले हैं। हमारे साथ इस पर चर्चा में भाग लेने के लिए डॉक्टर संदीप यादव दिल्ली से जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रकाश पोरे जी अकोला से, विदर्भ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं पहले विदर्भ से प्रकाश पोरे जी को लूंगा। प्रकाश पोरे जी, एक खबर यह भी आ रही है कि मोदी जी पिछले लोकसभा इलेक्शन में 18 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज में प्रचार प्रसार करने गए थे, जिसमें पुणे, नासिक, नांदेड़, चंद्रपुर, रामटेक, वर्धा, पारबनी, कोल्हापुर, सोलापुर, सतारा, माधा, लातूर, अहमदाबाद, बीड़, नादुल, कल्याण और दिंदोरी थे। सिवाय एक सीट बीजेपी जीती थी 17 में और शिवसेना जीती थी कल्याण में। उसके अलावा कोई सीट 16 सीटें पर जहां वो चुनाव प्रसार करने गए वहां भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली। इस बार उनकी जो मीटिंगें लगी हैं वो है धुले, नासिक, अकोला, नांदेड़, चंद्रपुर, चिमूर, सोलापुर, पुणे, छत्रपति संभाजी नगर, नवी मुंबई और मुंबई में। तो सबसे पहले जो है वो नासिक और धुले जाएंगे। आरएसएस का नेटवर्क वहां स्ट्रांग है। पिछली बार बीजेपी 13 सीटें जीती थी। अनडिवाइडेड शिवसेना उस समय जब उनकी अलाई थी वो 6 सीटें जीती थी। और कांग्रेस नेशनलिस्ट पार्टी एनसीपी उस समय ज्वाइंट थी, वो भी 12 सीटें जीती थी। अभी वहां पे मुस्लिम मराठा वोट जो है वो कंसोलिडेट हो गया है और बीजेपी वहां डैमेज हुई काफी। महायुति की जो 3 दलों का गठबंधन है वो वहां पे काफी उसको नुकसान झेलना पड़ा। यूनियन मिनिस्टर सुभाष भामरे कांग्रेस के शोभा बच्चव से हार गए थे 6 में से 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। और नासिक में आपको पता है प्याज के किसान हैं, प्याज के एक्सपोर्ट पर पहले बैन लगाया गया, फिर उसमें जब ड्यूटी ड्रॉबैक किया गया तब तक काफी देरी हो चुकी थी। विदर्भ में भी कुछ ऐसा ही हाल है। 62 सीटें हैं जिसमें 36 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की डायरेक्ट टक्कर है। 76 सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी महाराष्ट्र में डायरेक्ट लड़ाई करेगी। ये आपका कपास का क्षेत्र है। कपास के बेल्ट में आपको पता है बीटी कॉटन ने पिंक बॉलवर्म सुंडी के चलते किसानों को मुआवजा नहीं मिला था। ग्रुप इंश्योरेंस का बताकर मुआवजा देने से इंश्योरेंस कंपनीज ने मना कर दिया था। मोदी जी यहां भी चिमूर और चंद्रपुर ईस्टर्न विदर्भ में और आपके अकोला में एक रैली को संबोधित करेंगे, जहां पे सोयाबीन के किसान भी हैं और धान के किसान भी हैं। इस बार एफसीआई की ऑफटेक धान की बहुत कम हुई है क्योंकि बंपर क्रॉप हुई है और पिछले साल का धान भी ये लोग बेच नहीं पाए हैं। हालांकि केमिकल्स बनाने के लिए और अल्कोहल बनाने के लिए और आपका एथेनॉल बनाने के लिए ये 1800 रुपए से भी कम दाम
पर कुंटल में धान जो है वो इंडस्ट्रियल लोगों को बेच देते हैं, जबकि उसकी सोर्सिंग 2350 में करते हैं। इसका मतलब है कि नुकसान का सौदा है, इसीलिए सरकार वेयरहाउस कॉर्पोरेशन और स्टेट फेडरेशन खरीद नहीं रही धान। पंजाब से लेके हरियाणा तक और महाराष्ट्र से लेके मध्य प्रदेश तक धान के किसानों का यही हाल है। आज की डेट में डीएपी भी उपलब्ध नहीं है और खाद भी उपलब्ध नहीं है। अब जो ये सारा मामला है जिसमें राहुल गांधी ने नागपुर से हुंकार लगाई, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की 2 तारीख से लेके 20 तारीख तक बहुत सारी रैलीज प्लान्ड हैं, जिसमें आपके इलाके में भी वो किसानों को संबोधित करेंगे। हो सकता है कोई नई स्कीम लाकर किसान सम्मान निधि पर या पर एकड़ 25,000 रुपए, जैसे आपका अजीत पवार ने कहा, इस तरीके की कोई स्कीम लाकर वो किसानों को फिर से जुमला देकर या बरखलाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। क्या कहना है आपका, प्रकाश जी? देखो, आत्मजीत जी, बात ऐसी है जिसका सारे चीजों का आपने जिक्र किया। बातें ऐसी है इसके अंदर की कि एक बात सबने, आज मैं नागपुर में बैठा हूँ, आज नागपुर ऑफिस में। लेकिन मैं एक बताऊंगा इसके अंदर की परिस्थिति कि आज नागपुर में राहुल गांधी विदर्भ में है, लेकिन मैं एक एडिटर होने के बाद में भी नागपुर आए तक के मुझे पता नहीं कि आज नागपुर में राहुल गांधी है, क्योंकि वो पब्लिक मीटिंग नहीं थी। वो एक हॉल के अंदर, बड़ा हॉल है, सबसे बड़ा हॉल है हमारे विदर्भ का, करीब करीब 7-8 हजार लोग बैठ सकते हैं, इतना बड़ा बट सभागृह। तो लेकिन परिस्थिति ऐसी कि इसकी कोई चर्चा नहीं है, कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कोई अखबार के अंदर। ये कांग्रेस का फेल्यूर है, मैं बताता हूँ आपको। तो ये अगर इसी तरीके से कांग्रेस के लोग करते रहेंगे तो उसका फर्क इसके ऊपर पड़ेगा। अगर क्या फर्क पड़ता था कि भले हॉल में है, लेकिन क्या फर्क पड़ता था कि अगर लोग, पब्लिक बाहर से भी सुनती थी, कुछ होती थी। देखिए, ये चुनाव है, आज के घड़ी के अंदर छोटी छोटी बातें हो रही है हर प्लेटफॉर्म के ऊपर। सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म आप खोलिए, मुझे आपको आश्चर्य लगा, मैंने पेटीएम का अकाउंट खोला तो पेटीएम पे भी बीजेपी अभी आ गई है। अब बोलो क्या चाहिए आपको, ये मैंने कभी ऐड नहीं देखी थी पेटीएम के ऊपर खोले बराबर। तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर, हर सोशल मीडिया के ऊपर उनके ऐड। देखिए, चुनाव है, अभी आप जो खेल खेल रहे हो, वो खेल के जो भी नियम है वो आपको पालने पड़ेंगे। ये खेल का नियम है कि चाहे रहो, लोगों के ऊपर बम्बारिंग करो, बम्बारिंग करो। अब बम्बारिंग तो होनी चाहिए, देखिए, क्योंकि अगर आज के घड़ी में तो जो बोलते हैं ना, जो अपना घोड़ा दबाएगा वो आगे जाएगा। तो ये एक विषय में अभी मुझे बड़ा क्या बोलते हैं उसको, चिंता हो गई है कि ये कांग्रेस किस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हैं, उनके लोग किस तरीके से काम कर रहे हैं, एक विषय। दूसरी बात में जो चीजों का आपने जिक्र किया कि भाव नहीं है, ये वगैरह, वो तो बिल्कुल उसका है। देखिए, आज के घड़ी के, देखिए, 2014 के अंदर मोदी जी या बीजेपी जो बोलेंगे ना, तो वो 70-80% लोगों के बीच में छाई हुई थी। 70-80%, 90% तक, वन साइडेड था जी। आज के घड़ी में परिस्थिति ऐसी है कि किसान 90% इनके खिलाफ है, 90% किसान खिलाफ है। 100% भी बोले तो कोई मुझे ताज्जुब नहीं लगेगा, क्योंकि इतनी ज्यादा दुर्गति किसान की हुई है पिछले 2 साल में, अभी का नहीं है। और ये किसान अभी इतना होशियार हो गया, शाना हो गया कि उसको पता है कि मेरे चीज को भाव क्यों। 22 लाख गांठे अभी कपास की इन्होंने इम्पोर्ट की, जबकि लास्ट ईयर की 18 लाख गांठे पड़ी है रुई की गांठे। क्यों इम्पोर्ट किए भाई आपने? तो ये किसान को इतना समझता है कि इतना हो गया है तो अभी और कपास के दाम गिरेंगे। जो 14,000 में किसान कपास हमने पिछले 3-4 साल पहले बेचा था, वो कपास अगर हम 6,000 में आज बेच रहे हैं और खर्चा अगर बढ़ गया है, तो किसान तो, एक बात मैं नहीं समझता कि कोई, शायद ही कोई मूर्ख किसान होगा कि जो इनको वोट देगा, यहाँ से विषय करो। दूसरी बात में जो भी इतर भी लोग हैं, अभी बेरोजगारी के बारे में बोलने का नहीं है, ये परिस्थिति वैसी है। सिर्फ लाडली बहना वगैरह भी क्या करती है, वो भी शहर की लाडली बहना की बात करो मैं। गांव खेड़ी की लाडली बहना को मालूम है कि मेरे पति को कितना भाव माल कम मिला है। वो भला ही एक आधी बार वो जाएंगी, देखेंगी, तो उसके घर वाले, उसके बच्चे, या खेती में जो भी संबंध है, वो तो बिल्कुल क्लियर बोलेंगे कि इधर हमारा सत्यानाश कर दिया, तेरे को 1,500 रुपए का क्या लेके बैठी, 50 रुपए रोज है थी। और किसान को पैसा मिल रहा कितना है? किसान को जो मोदी देते हैं, एक बार समझ लीजिए, तेलंगाना के अंदर इरेस्पेक्टिव ऑफ द लैंड होल्डिंग ऑफ द फार्मर, अगर किसी के पास में 100 एकड़ जमीन है, 100 एकड़ या 200 एकड़ है, तो 100 एकड़ वाले को पर एकड़ 12,000 रुपए, यानी 12 लाख रुपए उसको मिले हुए है। उसके अंदर कोई छोटा बड़ा ये नहीं है, इनकम टैक्स, कार वाला, सरकारी कोई नहीं है। ये किसान हो, तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम के ऊपर जमीन है, ठीक है, पैसा ले लो। ये परिस्थिति है यहाँ पे। किसान को सिर्फ 6,000 रुपये है, इरेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट एवर इज लैंड होल्डिंग। तो
उसको 6,000 रुपए यानी महीने के 500 रुपए यानी रोज के 16 रुपए 50 पैसे होते हैं। एक मंदिर के सामने भी जाके बैठेंगे ना तो 100-200 रुपए की भीख मिल जाएंगी। तो ये एक विषय है। तो इसके अंदर किसान सबसे ज्यादा नाराज है ये बीजेपी के ऊपर। मुझे डर आपने जिस बात का बताया ना कि मोदी जी की इतनी सभाएं हो रही है, मैं आपको ये विनंती करता हूँ कि कृपा करके ये बोलिए मत कि मोदी जी की कितनी सभाएं हो रही है, होती नहीं हो या कैसी है। ये बताइए कि बहुत जरूरी है, होने दो इनकी। अगर हम लोग ये चाहते हैं कि किसान इनकी गिरफ्त से बाहर निकले, मोदी जी ने जहां जहां मोदी जी के पैर पड़े वहां पर आपने देखा है कि ये वहां की सीटें गई। तो जो पनौती इनको पीछे बार लगी थी ना, आपको क्या लगता है कि पनौती इनकी निकल गई है पीछे की? पनौती निकली नहीं है, पनौती बढ़ गई है। लेकिन अगर हम लोग उनको आगाह करते रहेंगे ऐसे प्रोग्रामों से, तो हो सकता है कि मोदी जी कुछ सीटें उनकी कुछ सभाएं कैंसिल कर देंगे, कुछ सभाएं कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल करेंगे तो ये तो ज्यादा आ जाएंगे। हम तो ये चाहते हैं कि जी पनौती भारत से निकल जाए, बाकी कुछ नहीं है। ये ऐसी परिस्थिति है। तो लेकिन ये अब ये ठीक है, जोक अपार्ट और थोड़ा ये इसके अंदर का व्यंग्य बाजू में रख दीजिए, लेकिन मैं इसके अंदर यही बोलना चाहूंगा कि जिस तरीके से अभी देखिए चुनाव के बिगुल तो पूरे बच गए हैं। शरद पवार ने तो तुतारी फूंक दी है, आपने देखा है। लेकिन अभी सिर्फ देखना यही है कि किस तरीके से ये चुनाव में रंग भरे जाते हैं, किस तरीके से सारे ये जो गैरत बोलते हैं ना पूरा का पूरा, गैरत तो करना पड़ेगा। देखिए बीजेपी के पास में आरएसएस की पूरी फौज लगी है, आपको भी पता है। वो तो हर मोहल्ले के अंदर उनके कम से कम मैं सोचता हूँ कि यानी हर 50 आदमी के पीछे उनका एक आदमी लगा है, हर घर उनको मालूम है वहां से वोटर निकालने का। ये वोटर निकालने का जो है ठीक है, वोटर को घर से बाहर निकाल दिया, अपने गाड़ी में बैठक लेके गए, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जाके बीजेपी को टोकेगा, ये भी नहीं हो सकता। ये नहीं बोलता हूं मैं, लेकिन उसका फर्क तो पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा। पर वोटिंग परसेंटेज अगर बढ़ता है तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मतलब यही है कि बीजेपी के तरफ के लोग, क्योंकि वोट बाहर निकाले किसने, इन्होंने निकाले। तो हो सकता है, अभी कैसा है मालूम है क्या कि अभी आरएसएस के ध्यान में आ गया कि हमने लोकसभा के अंदर मोदी को साथ नहीं दिया तो 240 सीटें हो गई 303 से। तो वो भी सोचते हैं कि जाने तो छोड़ो, मोदी को छोड़ दो भैया, आरएसएस महत्व की है, बीजेपी महत्व की है। ये भले ही बीजेपी है, मोदी जी सुनते नहीं सुनते, लेकिन सत्ता तो मत जाने दो, क्योंकि सत्ता है रही तो इन्हीं के सारे ये चलेंगे। मैं नागपुर में बैठा बैठा हूँ आज, और आपको भी मालूम है आरएसएस का गढ़ है और किस तरीके से वो लोग काम करते हैं। देखिए आपने उनको कुछ भी बोले, लेकिन चींटी के जैसा काम करते हैं आरएसएस के लोग। चींटी आपने कभी देखा, आवाज नहीं करती, कुछ नहीं करती, लेकिन हर चींटी आने वाली जाने वाली एक में कुछ संदेश ग्रहण बरोबर करती जा रही है, लेकिन वो संदेश देंगी फिर आगे जाएंगी। तो ये तरीके से इनका काम है, वर्किंग है। ये पार्टी वालों ने पहले बाकी के समझना चाहिए, खास करके कांग्रेस वालों ने, जिनके पास में एक बहुत सेवा दल के जैसा बड़ा अच्छा खेमा था, लेकिन वो सेवा दल को इन्होंने बाजू में रख दिया या पूरा नेस्त नाबूद कर दिया, कुछ चलाते नहीं है। और यही परिस्थिति बाकी की भी पार्टी की है, लेकिन भाजपा के पास में आज भी वर्कर्स है। तो वो वर्कर अगर इस तरीके से थोड़ा लोग देखो, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कुछ लगता नहीं है। या हम क्या देख नहीं रहे कि अंधभक्त कितने हैं? उनको तो कुछ भी बोलो, वो बोलते नहीं नहीं मोदी जी तो भगवान है, अभी करेंगे क्या आप? तो अंधभक्तों की संख्या ठीक है, पहले 70 60 70% थी, लेकिन अभी 50 40% है, लेकिन है तो सही। तो ये सारी बातें, ये विपक्ष जो है इन्होंने ध्यान में रखे तो ये इलेक्शन में खेला पलट सकता है, नहीं तो फिर कांटे की टक्कर भी हो सकती है। मैं आज से 2 महीने पहले ये समझता था कि जो है वोटिंग का बंटवारा ये 25-75 है, यानी बीजेपी 75 यानी यूटी में 25% जाएंगे, यूटी में 25% और आघाड़ी के अंदर 75% जाएंगे। लेकिन अभी मैं ये देख रहा हूँ ये 40-60 हो गया है ऑलरेडी। ये अगर ऐसा ही चलते रहा तो ये 50-50 पे आ गया तो फिर आप सोचिए क्या होगा। तो अगर इनके बराबर ये अगर हमारे महाराष्ट्र के अंदर 288 सीटें है, तो 288 का मतलब क्या है कि तो जिसके पास में 145, जो खेमे के पास में 145, उसको सत्ता का कॉल आ जाएगा मिनिमम। तो ये इनके पास में आज एक एक सीट लड़ाने की है। जिस तरीके से भाजपा ने एक एक आदमी को, हमारे विदर्भ के अंदर वर्धा के अंदर केचे नाम का इनका एक्स एमएलए यानी स्टैंडिंग एमएलए था, उसने उसने रिबेल किया और फार्म भरा। तो वो एक आदमी को लेके जाने के लिए चार्टर्ड फ्लाइट से उसको लेके गए अमित शाह के पास में, और उसको बोले कि तू तेरा वापिस कर, उसको भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष बना दिया। तो यहां तक के ये लोग लड़ रहे हैं। और बीजेपी अपने कांग्रेस और आरएसएस और सेना वाले
ये तरीके से नहीं लड़ रहे इलेक्शन, ये भी उन्होंने समझना चाहिए। आपके माध्यम से उनके पास में अगर ये मेरा संदेश जाता है, तो वो दे शुड बिकम मोर केयरफुल फॉर ऑल दीस थिंग्स। जी आत्मा जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और शेतकारी संगठन की योजनाओं में 12,000 से बढ़ाकर 15,000 प्रतिवर्ष करने का वादा भी किया है शेतकार सम्मान निधि का अजीत पवार ने। और उन्होंने कर्जों को माफ करने के, अभी तक उनकी सरकार की 5 साल में कोई कर्जा माफ नहीं किया, अब कर्जा माफ करने का जो पोल प्रॉमिस है ये एक झूठा साबित है या एक जुमला साबित है। और न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के तहत बेची जाने वाली सभी फसलों के लिए 20% अतिरिक्त सब्सिडी की बात कर रहे हैं। आप सब्सिडी की बात कर रहे हैं और इधर डीएपी और खाद उपलब्ध नहीं है। ये एक मजाक है जो किसानों के साथ बार बार खेला जाता है। मैं संदीप यादव जी के पास आता हूं। संदीप यादव जी, आज जब राहुल गांधी नागपुर गए उससे पहले उनका एक आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस और 20 और क्षेत्रीय अखबारों में आया। उसमें उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रगतिशील भारत के लिए जो आज के हालात हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी भले ही बहुत पहले खत्म हो गई थी, लेकिन उसने जो डर पैदा किया था वो आज फिर से दिखाई देने लग गया है। उन्होंने एकाधिकारवादियों की एक नई पीढ़ी उनकी जगह ले ली है। उन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म की तरफ इशारा किया कि 16 करोड़ का लोन जो माफ कर दिया गया इन क्रोनी कैपिटलिस्ट का, और जिस तरीके से उनको लाइसेंसेस दिए जाते हैं, एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स दिए जाते हैं, इसमें कंपटीशन नहीं है बल्कि सरकार के साथ कौन बैठा है और कैसे उसके रिलेशन है उससे उसका बिजनेस डिफाइन हो रहा है। उन्होंने ये कहा कि हम 50% की आरक्षण सीमा की दीवार तोड़ देंगे। और उन्होंने कहा कि अब हमें 1933 से 1938 में आर्थिक महामंदी से उबरने के लिए उस समय के अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने न्यू डील नामक एक कार्य योजना की थी। अब उसकी जरूरत है क्योंकि फेयर प्ले नहीं है, ओलिगार्क्स हमारी नौकरियां खा रहे हैं। कॉम्पिटेंस और कनेक्शन पे एक प्रतिस्पर्धा है जिसमें कॉम्पिटेंस की जगह जो कनेक्शंस हैं वो आगे काम कर रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया। और इनोवेशंस यानी रिसर्च के माध्यम से प्रोडक्ट्स बनाने का अब मामला खत्म हो गया है। अब इंटिमिडेशन मतलब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के डर से ही आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं और किसी के लिए वेल्थ जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो गई है कुछ ही हाथों में। और ये जो नई डील है, ये बिजनेस इसमें एक ऑप्शन नहीं है, ये इंडिया का फ्यूचर है और इंडिया का फ्यूचर खराब हो रहा है। इसमें उन्होंने एक चीज और कही कि पिछले 10 सालों में जितनी भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, अगर आप लोकसभा में जितेन मांझी का अभी रिप्लाई पढ़े लोकसभा में, तो 50,000 एमएसएमई शटडाउन हुई हैं पिछले 10 सालों में। 3,17,000 ऑफिशियल नौकरियां एमएसएमईज की हाथ से गई हैं। महाराष्ट्र में 12,300 यूनिट्स बंद हुए हैं जिसमें 54,000 नौकरियां गई हैं। उत्तर प्रदेश में 3400 यूनिट बंद हुए हैं जिसमें 33,000 नौकरियां गई हैं। गुजरात में भी 5,000 एमएसएमईज और एसएमईज यूनिट्स बंद हुए हैं जिसमें 22,000 नौकरियां गई हैं। और बिहार की कहें तो 2400 एसएमईज और एमएसएमईज बंद हुए हैं जिसमें 15,000 नौकरियां गई हैं। ये आंकड़ा जितिन राम मांझी जो लघु उद्योग मंत्री हैं उन्होंने संसद के पटल पर दिया। तो समानता का अधिकार और ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म है जिसकी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ इशारा किया अपने लेख के द्वारा, क्या कहेंगे आप संदीप यादव जी? जो राहुल गांधी जी ने लिखा है अपने लेख में सही ही लिखा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्रोनी कैपिटलिज्म तो ठीक है, वो चल ही रहा है इस देश में। आप देख रहे हैं कि जो देश के छोटे उद्योग हैं वो तबाह हो गए हैं और इस देश के करीब करीब 85% लोग वो $4 से कम में अपना जो है वो खर्चा चला रहे हैं। करीब करीब 1% लोग हैं जिनके पास 22% लोगों के बराबर का धन है। 10% लोग हैं जिनके पास 50% से ज्यादा लोगों के बराबर का धन है। तो ये जो आंकड़े हैं डराने वाले हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी से ओलिगार्की की तरफ जा नहीं चुका है, हो चुका है। वो सही कह रहे हैं कि A1 और A2, तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन इससे लड़ा कैसे जाए? कांग्रेस बार बार कहती है कि मैं जातिगत जनगणना करूंगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि हम करेंगे, और जहां जिन स्टेट्स में उनकी सरकार बनी है वहां डिले क्यों हो रही है, उनको करके उदाहरण देना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो जातिगत जनगणना का नैरेटिव है वो कांग्रेस का नहीं है, क्योंकि इस देश में जो जातिगत जनगणना होती रही या उसकी मांग होती रही, देखिए जातिगत जनगणना जो शुरू हुई वो 1872 में शुरू हुई, 71 में शुरू हुई, अंग्रेज ठीक से नहीं कर पाए, 72 में शुरू हुई, क्षमा करिएगा,
ठीक से नहीं कर पाए तो 1881 में किया, और 1881 से 1941 तक वो करते रहे। अब स्थिति ये है कि 41 में से 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, तो भारत सरकार के पास जो आंकड़े हैं वो 1931 तक के हैं। 1941 वाले आंकड़े इंग्लैंड की सरकार वो दे नहीं पाए, ठीक से उस पर काम नहीं हुआ। तो 31 के आंकड़ों पर अब तक भारत सरकार चल रहा है, भारत सरकार चल रही है। लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरपर्सन थे वो, और उन्होंने आर्टिकल 340 इंक्लूड करवाया। आर्टिकल 340 ये था कि जो बैकवर्ड्स हैं इस देश के, उनके लिए एक आयोग बनेगा और उनकी मार्जिनलिटी को स्टडी करके उनको रेमेडी ऑफर करेगा, उनको दवाई देगा, उनको कितनी मार्जिनलिटी है उसके लिए वो काम करेगा। 53 में काका कालेलकर बना, 55 में रिपोर्ट सबमिट की, इसमें काम हुए, लेकिन वो हो नहीं पाया, वो लागू नहीं हुआ, क्योंकि वो जो उस समय के गोविंद बल्लभ पंत थे गृह मंत्री, उन्होंने कहा कि हम पंचवर्षीय योजनाएं ला रहे हैं, इससे देश में विकास आ जाएगा और तरक्की होगी, तो इसकी खैर जरूरत नहीं। और ये जो काका कालेलकर कमीशन है, ये आंकड़े इसने अपने साइंटिफिक ढंग से नहीं इकट्ठे किए हैं, तो हम इसको बहुत लागू नहीं कर सकते। तो कुल मिला के कांग्रेस जो है वो लागू नहीं कर पाई या नहीं किया। बहुत सारे लोगों का आरोप है कि उसने नहीं किया। 75 में इमरजेंसी लगी। 26 जून 1975 को जेपी को गांधी पीस फाउंडेशन से गिरफ्तार किया गया रात को 3 बजे, और इमरजेंसी लगी। और उसके बाद 78 में मोरारजी देसाई, हालांकि मोरारजी देसाई कांग्रेसी थे, पहले बार नेहरू की मृत्यु के बाद वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, फिर वो गए जनता पार्टी में, बन गए प्रधानमंत्री। और उसके बाद उन्होंने मंडल कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट जमा हो गई, 80 में नहीं लागू हुई, 7 अगस्त 1990 को लागू हुई। तो कांग्रेस बेसिकली, कांग्रेस के ऊपर तो आरोप लगते रहे कि वो एंटी ओबीसी रही है, लेकिन समस्या यह है कि जब कांग्रेस ने ये अप्रोच पकड़ा है, उसको उठाया है, तो अब उसको ये ध्यान रखना है कि ये नैरेटिव उतना दिन गति नहीं पकड़ेगा अगर वो डिले करेगी लोगों की सोशल जस्टिस में। तो जो राहुल गांधी ने आज बात कही है कि वो न्याय करेंगे, उस न्याय की शुरुआत वो जिन राज्यों में उनके यहाँ सरकार है वहां से शुरू कर देना चाहिए। और लोग ये भी सवाल उठाते हैं कि भारत देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज है नेशनल लेवल की, वो बीजेपी और कांग्रेस है, दोनों में अपर कास्ट डोमिनेंस है। वही सेम सेट ऑफ पीपल कभी इधर होते हैं कभी उधर होते हैं, और वो फायदा ले रहे हैं। तो लोग क्यों जाएंगे? इसलिए जो रीजनल पार्टीज के एस्पिरेशंस हैं वो उससे लोग कूट नहीं रहे हैं, और कांग्रेस में वो विश्वास नहीं जम रहा है। इसलिए कांग्रेस को प्रतिनिधित्व देना पड़ेगा, और दे के फिर बात, पहले काम करना होगा, फिर उसके बाद आपको बात करनी होगी। तो राहुल गांधी तो बातें सही कर रहे हैं, लगते भी हैं वो सच्चे आदमी, शायद इसीलिए वो कनेक्ट भी हो रहा है। लेकिन वो कनेक्ट जो है तभी अब और लंबा जाएगा जब कहीं ना कहीं वो लेख जो है वो हकीकत में उनके पार्टी स्ट्रक्चर में दिखने लगेगा। क्योंकि आप उदाहरण के रूप में लीजिए, मध्य प्रदेश में बीजेपी ने ओबीसी को कांग्रेस से 5 टिकट ज्यादा दिए थे। कहीं ना कहीं बीजेपी तो पूरी तरह से ओबीसी ने छोड़ा नहीं है, और बीजेपी उनके बीच में पैठ बनाए हुए है। दोनों राज्यों में जो सबसे बड़ी समस्या है बीजेपी की, चाहे वो झारखंड हो चाहे वो महाराष्ट्र हो, वो ओबीसी ही है। और जो हमारे साथी बोल रहे थे नागपुर से, पवारे साहब, कि वो नागपुर में जो मीटिंग है सुरेश भट्ट हॉल में, वो ऐसी बात नहीं, वो आम मीटिंग नहीं थी, जनरल पब्लिक के लिए नहीं थी, वो सामाजिक संगठनों की थी, खास करके एससी एसटी और ओबीसी के संगठनों की, जो उनके मुक्ति के लिए काम कर रहे हैं, और उस हॉल में थी। और बेसिकली वहां आम आदमी को एंट्री ही नहीं थी, एंट्री पास से थी। तो इसलिए वहां कांग्रेस के लोगों का, वो कार्यक्रम कांग्रेस के लोगों का भी नहीं था, कांग्रेस के लोग भी नहीं थे, कुछ नेता रहे होंगे सामने फ्रंट में, क्योंकि ये तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है उस स्टेट में। एक्चुअली वहां तो इस तरह की सभा हो ही नहीं सकती। मतलब बेसिकली वो सभा कांग्रेस पार्टी की क्षमा करेगा, वो जो वो जो कार्यक्रम था वो कांग्रेस पार्टी का नहीं था, वो सोशल जस्टिस के ऊपर था। और वहां राहुल गांधी ने इस पर बहुत ही विस्तार से बात की है। तो बात सही है, आपको मनुस्मृति से और संविधान से जब संघर्ष है तो आपको बताना होगा कि कैसे आपको उनको लोगों को लेके आना है उधर से बाहर। एक ब्लूप्रिंट दिखना चाहिए। देखिए आतमजीत सिंह जी, जो भारत में जो रीजनल पार्टीज का उदय हुआ है वो इसी वजह से हुआ है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो पूरा कनेक्ट नहीं कर पाई है बहुत तबके को, लोगों को। और अगर जब तक वो उदाहरण दे के सामने से, अगर कुणबी हैं तो उनको कुणबी को पार्टी स्ट्रक्चर में, दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, ये जब तक नहीं होगा, आप कहोगे कि हमारे नेता जो है, ऑफिस बियरर जो है, वो सभी वही रहेंगे और हमारे फॉलोअर्स हो जाए, तो वो दिन गए। लोगों में वो पॉलिटिकल अवेयरनेस है, भले लिटरेसी रेट कम है,
लेकिन लोग समझ गए कि डेमोक्रेसी में वो कम से कम मैंने अपने लिए आवाज उठा सकते हैं पार्टी के नाम पर, वो कम से कम मैंने एकजुट होकर और अपने अधिकारों के लिए कुछ संघर्ष कर सकते हैं, भले पूरी तरह से सफल ना हो। यही वो कारण है कि एक बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस पूरी तरह से उभर नहीं पा रही, यही वो दिक्कत है। और यही वो कल्चर डेवलप करना होगा कि जिसको जितना न्याय चाहिए, खाली बस आप कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए नहीं सिमटना, आपको सभी के लिए जितने भी मान, जैसे महाराष्ट्र में 11% दलित हैं, 9% आदिवासी हैं। आदिवासियों ने विश्वास दिखाया है कांग्रेस में। 14 और 19 दोनों लोकसभा चुनाव में चारों जो सीटें हैं आदिवासियों की लोकसभा की, वो बीजेपी जीती थी, इस बार वो 3 हारी है। तो ये ध्यान रखिए कि हर तबका जुड़ रहा है राहुल गांधी के साथ। और जो बात मैं बताऊं कि महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र में लड़ाई अब 50-50 पे आ गई है। पहले मैं भी यही सोच रहा था कि 40 और 60 है, लेकिन वो 50-50 पे आ गई है। कारण उसका यह है कि जो बीजेपी का नेटवर्क है, मैं इस बात से सहमत हूं कि बीजेपी और संघ का जो कार्डर वाला नेटवर्क, भले वो अफवाहबाजी फैलाने और अपना काम करें, उनका आइडियोलॉजी, उनका नैरेटिव जो भी हो, लेकिन उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो वो निकलते हैं, काम करते हैं, उससे उन्होंने बदलाव कर दिया है। 50-50 पे लड़ाई आ गई, पहले 40-60 थी। और जो लाड़की बहना योजना है जिसमें 3 महीने का ये उन्होंने पैसा ट्रांसफर किया, दीपावली पे अभी नहीं आया वो पैसा। 2.5 करोड़ महिलाओं को जो 21 साल से 65 साल की उम्र की हैं, उनको इन्होंने टारगेट रखा है कि 1500 रुपए ये भेजेंगे, और 3 महीने का भेज दिया है। और ये हर योजना को चुनाव से ठीक पहले भेजते हैं। पता नहीं चुनाव आयोग का क्या इसमें रोल है, वो तो खैर टेक्निकल बातें हैं, लेकिन फिलहाल वो मिली है और इससे माहौल बना है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 1 करोड़ 83 लाख महिलाओं को ये जा चुका है 2.5 करोड़ में से, ये आप समझ लीजिए। और दूसरी बात, दूसरा इन्होंने जो काम किया है कि करीब करीब 50,000 कामगार महिलाएं जो घरों में, जो रजिस्टर्ड महिलाएं हैं, जो घरों में डोमेस्टिक हेल्प के रूप में काम करती हैं, जो 55 साल तक की हैं, उनको इन्होंने 10,000 के बर्तन बांटे हैं रजिस्टर करके। सबसे रजिस्ट्रेशन नासिक जोन में हुआ है। वो जो बर्तन बांटे हैं क्वालिटी बर्तन है, और बड़ा उससे फर्क पड़ रहा है, एक नैरेटिव बन रहा है, माहौल बन रहा है। और ये तो हुई सब योजनाओं की बात। और सबसे बड़ी बात, जो शिवसेना का स्ट्रेंथ हुआ करता था महाराष्ट्र में, वो ओबीसी हुआ करता था। बीजेपी ने उसमें पेनिट्रेशन किया है। अभी भी जो मराठाओं के नेता हैं वो शरद पवार हैं, और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार मुझे नहीं लगता है कि कहीं कुछ पेनिट्रेशन कर पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक बात है कि जो ओबीसी है अभी भी कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। हालांकि ओबीसी में बहुत ज्यादा अनरेस्ट है, क्योंकि जो इन्होंने किया, संदीप शिंदे कमेटी बनाई एक रिटायर्ड जस्टिस की, कि वो जो मराठा लोगों का, कुणबी मराठाओं से जो ऐतिहासिक कनेक्शन है उसको, उस रिकॉर्ड को निकालें और उनको हम ताकि रिजर्वेशन दे सकें। इधर बीच ये कह रहे थे कि 27% ओबीसी को भी हम रिजर्वेशन देंगे। उधर जो कुणबी हैं, इवन मराठाओं से जो लोग कहते हैं कि उनका कनेक्शन है, कुणबी भी डरे हुए हैं, क्योंकि उनकी मार्जिनलिटी, विदर्भ के कुणबी और दूसरी जगहों के मराठा, उनके सोशल स्टेटस में अंतर है। तो कुणबी भी कहीं इनसिक्योर हैं, हालांकि वो बहुत इनसिक्योर है, ऐसी बात नहीं है, तो वो भी है। और दूसरे ओबीसी तो इनसिक्योर बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका सोशल डोमिनेंस एकदम नहीं है। वो ऐसी जातियां हैं जो तेली माली बोल रहा हूं, इस तरह की। देखिए बीजेपी ने किया क्या कि वहां एक एक्सपेरिमेंट किया, आत्मजीत सिंह जी, माधव, एक माली, धनगढ़ और वंजारी, ये सब ओबीसी की कास्ट है। इन्होंने इस तरह का एक कॉम्बिनेशन बनाया। पहले कांग्रेस का एक नेचुरल था वहां पे डीएमके, दलित, मुस्लिम और कुणबी, ये खास करके इस तरह के जो विदर्भ के रीजन है इधर था, और ये वोट बैंक होता था। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपने वोट बैंक को पूरा मैंने समेटने में उस तरह से, सही बात है ये कि काडर उनका उस तरह से ट्रेंड नहीं है, क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी नहीं है। दिक्कत यह है कि जो उनके काडर को ट्रेन करने वाले, लीड करने वाले लोग हैं, उनका जमीन पे कनेक्ट नहीं है। क्योंकि भाई देखिए, अभी भी भारत बेसिकली यूनियन ऑफ कास्ट है। आप इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहे चाहे ना कहें, लेकिन यूनियन ऑफ कास्ट है। कास्ट एक रियलिटी है, और अगर कोई ब्राह्मण किसी कुणबी को लीड करने जाएगा तो वो कनेक्ट नहीं होगा, या फिर कोई गैर दलित जाएगा दलित कम्युनिटी में, वो कनेक्ट नहीं होगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं इसमें फेल हो रही है। वो कनेक्ट, वो लीडरशिप आपको देनी ही पड़ेगी, क्योंकि कास्ट का कनेक्ट होगा, पेनिट्रेशन होगा, उनकी बातें सुनी जाएंगी, तभी बातें बनेंगी। आफ्टर ऑल कहीं ना कहीं लोगों को लगना चाहिए कि वो गवर्नेंस में हिस्सेदार हैं। खाली बस वोट दे के वो फारिग हो जाए और किनारे हो जाए तो उससे बात बनेगी नहीं। तो कांग्रेस देखिए 50-50 पे आ गया है। अगर मजबूती से नहीं लड़ती है तो 50 का 45 भी हो जाएगा। मैं अभी भी मान रहा हूं कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। लोकसभा का जो चुनाव हुआ 4 जून 2024 को जो रिजल्ट आया, उसमें 150 विधानसभा सीटों पे कांग्रेस का गठबंधन, मतलब एनडीए, महाविकास अघाड़ी आगे था। लेकिन
मत भूलिए कि महायुति भी इतनी जर्जर अवस्था में होने के बावजूद भी 128 सीटों पर आगे था। आप नहीं समझ रहे इनका जो मैनेजमेंट है, मैकेनिज्म है, जो इनके वॉलंटियर्स की शक्ति है, ये सब चीजें अगर ये लोग ठीक से लड़ेंगे तो बहुत चेंज कर देगा। तो इसीलिए कांग्रेस को पूरा कमर कस के इस मतलब संघर्ष में सामने आना चाहिए। और 2-3 बातें और मैं बता दूं आपको कि कांग्रेस के पास बहुत कुछ नैरेटिव नहीं है। ये जो कास्ट का कनेक्ट है, मैंने कास्ट का इक्वेशन है, वो सब सारी चीजें हैं। दूसरा जो है इनके पास वही लैंड जिहाद, लव जिहाद, वोट जिहाद और पोलराइजेशन। ये करते क्या है, पोचिंग, माने जो भी पोचिंग माने कि पकड़ के ले आना विपक्षी दल के बड़े नेता को, पकड़ लाना, उसको सेट कर देना, फिर उसके बाद पोलराइजेशन, माने वही हिंदू मुसलमान का पूरा नैरेटिव। तो इसमें जो महाविकास अघाड़ी है उसको ध्यान देना चाहिए कि इनके नैरेटिव में न फंस के अपनी बातों को कहते रहना चाहिए, चाहे वो सोशल जस्टिस का हो, किसानों का हो, और हर वर्ग उनसे जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन ये कितना जोड़ पा रहे हैं, यही वो असली सवाल है जो इस चुनाव में फर्क डालने जा रहा है। और मुझे लगता है कि यही सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लेकिन ये चुनाव 50-50 हो चुका है, ध्यान रखिएगा। महाराष्ट्र में कहीं किसी को कोई एज नहीं है। मैं फिर इसको रिपीट कर रहा हूं क्योंकि वो जो मैनेजमेंट है उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी और उसका गठबंधन बीच पड़ रहा है। छोटी छोटी पार्टियां, चाहे वो बीजेपी हो या फिर संभाजी की पार्टी हो, मनसे हो या फिर इधर उधर, वो अपना तमाम कनेक्शन उससे बना ले रहे हैं और बना के वो उसमें कहीं ना कहीं आगे। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। छोटी छोटी पार्टियां, चाहे आरएमपी हो, और पार्टियों को एक सीट भी दी है उन्होंने और बहुत सारा काडर भी जोड़ा है। और ये हमें नहीं भूलना चाहिए, जून 2024 लोकसभा इलेक्शन में जेपी नड्डा ने कहा था कि हम सक्षम हैं, तो आरएसएस बैकफुट पे थी। अब आरएसएस का 125 साल पूरा हो रहा है और महाराष्ट्र में नागपुर में वो बैठी है। इस बार आरएसएस पूरे साथ लगकर एक सिर्फ सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में नहीं, पॉलिटिकल आउटफिट के रूप में बीजेपी के साथ लड़ रही है। क्योंकि मथुरा में, परखम में जिस तरीके से मोहन भागवत ने 10 दिन का शिविर लगाया, 9 विधानसभाओं का इलेक्शन था सिर्फ, और 10 दिन का शिविर। और दत्तात्रेय जो इनके संचालक हैं, उन्होंने योगी आदित्यनाथ की बटोगे तो कटोगे की बात को भी इंडोर्स किया। आरएसएस ने इंडोर्स किया कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। और योगी आदित्यनाथ ने झारखंड जाकर भी कुछ ऐसी ही बातें की और महाराष्ट्र की रैलियों में भी वो बिल्कुल नहीं कुरेजे, जो उनसे एक्सपेक्टेड था उसी लाइन पे उन्होंने काम किया। प्रकाश पोरे जी, एक बात और खड़ी हो जाती है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी से ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म को जोड़ा, राहुल गांधी ने एक बड़ी सोची समझी, उन्होंने एक आर्टिकल प्रेस में पब्लिक दिया, उसके बाद ही वो महाराष्ट्र गए। उसमें वो बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारा कपड़ा उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नष्ट कर दिया था। ये आज की संदर्भ में बोल रहे हैं। मैंने कभी नहीं सुना कि कंपनी द्वारा कोई अनुसंधान लगाया गया हो। मुझे बस ये पता है कि कंपनी ने एक क्षेत्र में अफीम की खेती पर एकाधिकार हासिल किया और दूसरे में नशा करने वालों का एक बाजार विकसित किया। आपने देखा 1228 किलो कोकेन और हाई ड्रग्स जो है वो आपके अंकलेश्वर में फार्मास्यूटिकल कंपनी में पकड़ी गई, दिल्ली के रमेश नगर में पकड़ी गई, वेयर हाउस में पकड़ी गई, और ऐसा ही कुछ ड्रग आपके मुंद्रा पोर्ट पर 22,000 करोड़ का ड्रग उस समय अदानी के मुंद्रा पोर्ट पर भी पकड़ा गया। तो जिस तरीके से वो ड्रॉ कर रहे हैं कंपैरिजन ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो आज की मौजूदा सरकार से कंपेयर कर रहे हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमारी संस्थाओं में एकाधिकारवादियों का आदेश मानने पर लोग मजबूर हैं, लोग डरे हुए हैं। मैं जानता हूं कि देश के प्रतिभाशाली और अग्रणी व्यवसायी एकाधिकारवादियों से डरते हैं। क्या आप उनमें से एक हैं जो फोन पर बात नहीं करते? क्या आपको भी आयकर, सीबीआई और ईडी के छापों का सामना करना पड़ता है? क्या आपको भी डर है कि जब आपको सबसे अधिक जरूरत हो तब वे आपको पाई पाई का मोहताज बना देंगे, आपको फंसाने के लिए अनायासी नियम बना देंगे? इन पारिवारिक समूहों को व्यवसाय की संज्ञा देना गलत है। उनके साथ प्रतिस्पर्धा करना किसी कंपनी के साथ प्रतिस्पर्धा करना नहीं है। उनके मूल क्षमता उत्पादों, उपभोक्ताओं व विचारों की नहीं है, बल्कि शासकीय संस्थानों, नियामकों और निगरानी पर नियंत्रण रखने की है। ये नियंत्रित करते हैं कि भारत क्या पढ़ेगा, क्या दिखेगा, क्या सोचेगा, क्या कहेगा। आज सफलता का निर्धारण बाजार में प्रदर्शन का नहीं बल्कि सत्ता से संबंधों पर आधारित है। आपके दिलों में डर है लेकिन उम्मीद भी कायम है। प्रकाश पोरे जी, बड़ी एक विचलित कर देने वाली राहुल गांधी ने यह बात कही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह ड्रग्स को प्रमोट किया जा रहा है, बेरोजगारों को ड्रग्स का एडिक्ट बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में देखा, हरियाणा में देखा, पंजाब में देखा, चिट्टे से के नशे से
हमारी अगली जनरेशन खराब हो रही है। और जो व्यवसाय आगे बढ़ रहे हैं वो प्रतिस्पर्धा से नहीं बढ़ रहे, वो शासकियों के परिवर्तन में जो अब नए लोग आ गए हैं उनके प्रमोशन से बढ़ रहे हैं। अदानी अंबानी के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, वो मेरे ख्याल एक आड़ती से भी हल्के बिजनेसमैन है, पर उनको सारे अनुसंधान दे देना, उनको सारे उनके रूल्स बदल देना, पार्लियामेंट उनके लिए काम कर रही है, कोर्ट्स उनके लिए काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी उनके लिए काम कर रही है। तो इस तरीके की कार्यपालिका, न्यायपालिका और हमारी लोकसभा और पार्लियामेंट जब इन व्यवसायों के लिए 24 घंटे काम करती है तो आम आदमी जाएगा कहां। और जो बात संदीप यादव जी ने कही कि जो मूल निवासी हैं इस देश के, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो ओबीसीज हो, चाहे वो SC ST समाज के लोग हों, कोई भी गवर्नमेंट आती है वो लिप सर्विस करती है। पिछले 74 सालों में उनको इंसाफ नहीं मिला है। और इस पर अब क्या, जो कांग्रेस पार्टी ने खैर तेलंगाना में कह दिया कि 6 नवंबर के बाद से वहां पे राजकीय जाति जनगणना शुरू होगी, कर्नाटक में वो करा चुकी है। पर एक बात तो हमें माननी पड़ेगी कि जो चीज पे डिस्कशन लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही थी, अब कांग्रेस की विचारधारा या कांग्रेस के जो पुश है उसकी वजह से अब भारतीय जनता पार्टी भी सामाजिक न्याय, समानता, समावेशी और जात आधार पे लोगों को बेनिफिट्स देने की बात कर रही है, जो आज तक, और मोहन भागवत को भी मजबूरन कहना पड़ा कि इन सब लोगों को साथ लेके चलने की जरूरत है। प्रकाश पोरे जी। आत्मा जी देखिए, जिसका आपने जिक्र किया ये अपना ड्रग्स का, देखिए ऐसा है कि जब कोई सहारा या कोई बातें रहती नहीं है लोगों को बहलाने की फुसलाने की, तो फिर तो ये ड्रग्स का सहारा लोगों को नशे में रखना, ये तो आ गए। तो लोगों को नशे में दो टीप के रखी जाती है। एक तो क्या बोलते हैं उसको, रिलीजन के, भगवान मंदिर में जाओ ये करो। आप अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, मैं तो बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मंदिरों की गर्दी इतनी ज्यादा बढ़ गई है जिसकी कोई हद नहीं है। क्योंकि लोग, एक तो दो बातें होती है, एक तो लोगों के पास में जो पैसा अगर आया है और उसको मालूम है कि ये पैसा मेरे औकात के बाहर है, मेरे लायक ही नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा, उसको लगता है भगवान ने दिया है, तो उसमें चरण छूता है। या फिर एक आधा आदमी भयंकर परेशान होता है, उसके बाद में भी वो मंदिर में जाता है, बोलता है कि भगवान मुझे बचा लो। तो दो बातें हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं उसको, भगवान के चरण में जाने के लिए जैसे दो कारण है, उसी तरीके से लोगों को कंट्रोल करने के दो माध्यम है। एक तो उसको सत्ता के बल पे करो, या फिर उसको नशेड़ा बना दो। तो वो उन लोग कर ही रहे, हर हर स्टेट के अंदर वो देख ही रहे हैं। और जिस तरीके से इतना ड्रग और ये आ रहा है मुंड्रा पोर्ट से, और ज्यादातर तो उन्हीं के, अच्छा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है, इसके बारे में कोई एक्शन नहीं है आगे की। तो ये कहने का मतलब यही बात है। और शराब की नदियां जो बह रही है हर जगह के ऊपर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर अभी इलेक्शन के अंदर हम देख रहे हैं किस तरीके से। और मैं आज तो मुझे एक बहुत बड़ा झटका लगा। मेरा ड्राइवर मुझे बता रहा था, मैं अकोला से नागपुर आया तो ड्राइवर मुझे बता रहा था कि बोले साहब कोई वर्कर नहीं है काम करने के लिए, क्योंकि उसकी टैक्सी भी है वो मेरे ड्राइवर की। तो वो बोल रहा, मैंने उसको बोला था कि तेरी टैक्सी जरा भेज दे फलाने फलाने काम के लिए। तो वो बोले मैं आधे घंटे फोन करता हूँ, 1 घंटे तक के फोन नहीं है। फिर वो क्या बोले, ड्राइवर ही नहीं मिल रहा। तो क्या कारण है, तो वो फिर अभी वो खुद आया मेरे साथ में, बता रहा था कि कोई वर्कर नहीं है कोई पार्टी के पास में। उसकी जो पार्टी है जिसके लिए वो काम करता है वो वंचित यानी आम्बेडकर की पार्टी है। वो बोले हमारे पार्टी के पास में पहले वर्करों की कमी नहीं थी, लेकिन अभी भयंकर कमी हो गई है, क्योंकि बातें ऐसी हो गई है कि पार्टियां अभी लोगों को, आदमी को 1,000 रुपए रोज दे रही है, और उसके बाद में दिन में खाना, रात को शराब, और खाना चिकन मटन जो चाहिए वो। तो लोग बोलते कि काय के लिए काम करने का। जो ड्राइवर था वो बोलता कि कुछ नहीं, बस इनके साथ में घूम हो जाएगा, कौन ड्राइविंग करेगा कौन क्या। तो ये परिस्थिति हो गई है इलेक्शन की अभी, देर इज नो वर्कर अवेलेबल। तो लोगों को कोई चिंता नहीं है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। पहले ऐसा था कि पहले देश, बाद में नीतिमत्ता, बाद में आदमी, बाद में अपना वाला अपने जात वाला, ये परिस्थिति थी। अभी उल्टी हो गई है। अभी वो बोलता है कि सिर्फ पैसा कहाँ से मिलता है, भाड़ में जाए, क्योंकि सब लोग लूटने के लिए बैठे हैं। तो वो ही सोचता है कि यार वो नेता अपना भला कर रहा है, लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है, एक साल में क्या वो एक बार चुन के क्या आता है, तो वो झोपड़पट्टी में रहने वाला महलों में जाता है। जो साइकिल नहीं थी तो उसके पास में SUV आ जाती है। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी का हो रहा है ये भयंकर बेकार है, किसी को देश की पड़ी नहीं है। एक तो कि भाई हम जो देश की पड़ी, यानी तुम जो जहाज में बैठे हो, जहाज ही अगर डूब रहा है तो तुम सब, तुम्हारी सफर क्या काम की है। उसी तरीके से जो
देश में तुम रह रहे हो, देश डूबेगा तो तुम्हारी अगली पीढ़ी, किसी को ये सोच नहीं समझ नहीं है, वो एंगल पे आज कोई काम नहीं कर रहा है। वो बोलता है कि मेरा आज और ज्यादा कल, ये दो चीजें देख रहा है, बाकी भाड़ में गई बोलता। तो ये चिंता की बातें सारी की सारी हो रही है। और ये सारा जो गंदगी फैलाई है, ये पिछले 10 साल में फैली है। एक बात समझिए, जब से भाजपा सत्ते में आ गई और इनके पास में जो पैसों की नदी आ गई, एक नोटबंदी के अंदर तो इन्होंने लाखों रुपए कमाए नोटबंदी में, क्योंकि 2 साल लगे इनको नोटबंदी में पैसा कितना आया ये बताने के लिए। क्यों लगे भैया आपको? जब जब बैंकों में पैसा उसी दिन 12 बजे के पहले अकाउंट क्लियर करना पड़ता है, तो कहने का मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 3 4 दिन के अंदर आपको तो पूरा डेटा मिलना चाहिए, सारा डिजिटलाइज होगा। फिर 2 साल कैसे लगे? क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से पैसा मैनेजमेंट किया, इन्होंने हर बैंकों के अंदर वैक्यूम कर दिया कि भाई 2 करोड़ 3 करोड़ का तुम गैप रखो, इसके नाम पे जमा करो। पैसे तो नहीं आए थे। 2 साल तक आपके पास में अगर पुराने पैसे नहीं, ये बंदी वाले 500 1000 के नोट अगर पड़े हैं, तो 2 साल तक के ये पैसे जमा करने के लिए लोग घूम रहे थे साथ। और वो ये बोलते थे कि हम 25% लेंगे, और उसके बाद में वो बोलते थे कि अगर 5 करोड़ तुम्हारे पास में पड़े हैं, तो 5 करोड़ में से 25% या 4 करोड़ में से 25%, यानी 3.25 करोड़ आपको पहले लाके देंगे, पहले लाके देंगे, बाद में आपको आपसे पैसे लेके जाएंगे। ये परिस्थिति थी, क्योंकि इनके पास में, इनको ये नोट जमा करने का जो विषय था वो करना था, वैक्यूम बना था। और उसके बाद में ये मुझे पता लगा है कि करीब करीब 50-60% पैसा आया था। क्योंकि आज भी ऐसा कहा जाता है कि नेपाल के अंदर भयंकर पैसा पड़ा है। कई पॉलिटिकल पार्टियां जो है, जैसे अभी नाम लेना गलत है, तो वो पार्टियों के पास में भी पार्टी फंड काफी पड़ा था, लेकिन वो लोग उसको एक्सचेंज नहीं कर पाए। तो भाजपा ने तो अपना खुद का पूरा करवा लिया था। और ये जो पैसा वापिस नहीं आया था, वो पैसा इन्होंने उन बैंकों में काउंटिंग किया। उसके बाद में रिजर्व बैंक के अंदर ये कोरी कागज की गड्डियां भेजी, अकाउंटिंग क्लियर करवा लिया, और उसके बाद में उसके स्क्रैपिंग का टेंडर निकाल के उस कागज के इन्होंने प्लाईवुड बनवा दिए, प्लाईवुड के चिप। तो बातें ऐसी है कि पैसों की आज जो नदियां इनके पास में है, ये पैसे के गेम के ऊपर आप लोगों को लाचार कर रहे हैं। और इस तरीके से इलेक्शन करवा दिया है कि कोई भी कॉमन आदमी, तो भला ही आप कितने, जैसे अन्ना हजारे ने या कोई भी जैसे वो शेषन खड़ा था हमारा, कितने वोट मिले शेषन को, आप मुझे बताइए। तो तुम्हारे मेरे अकल की आदमी की इसकी कोई, लोगों को आज ये चाहिए कि मुझे कौन कितना पैसा देता है उसी के ऊपर और अभी ये भयंकर ज्यादा हो गया। पिछले 10 साल में इसके अंदर जो इजाफा हुआ है, उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हो। और ये तरीके से होगा कि नो कॉमन मैन, नो इंटेलिजेंट मैन, नो इंटेलेक्चुअल मैन, जो नो चारित्र्य वाला आदमी, चरित्रवान व्यक्ति, कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता है। ये पार्टियां जो हो गई है, ये एक बड़ा खेमा, एक एक नागनाथ है, एक सांपनाथ। तो आपको, आपके पास में चॉइस यही है कि नागनाथ को पकड़े या सांपनाथ को पकड़े। ये एक तरफ से देखना है। तो बातें, या फिर समझ लो घर में चोर घुसे हैं, डाकू भी है, तो आप किससे बचने की कोशिश करेंगे? आप बोलेंगे भैया चोर को चोरी करने दो, लेकिन पहले तो डाकू को तो ये करो। तो ये परिस्थिति जो है भयंकर एक बेकार है। जिस तरीके से संदीप यादव जी बोल रहे थे, मैं बड़ा चिंतित हो रहा था, और बहुत अच्छा विश्लेषण संदीप भाई ने किया। तो वो भी हमको ध्यान में रख के आने वाली बातें करनी पड़ेंगी। जिस तरीके से ये जातिगत का विषय है हमारे महाराष्ट्र में, या पूरे देश की बात करो ना। और राहुल गांधी जिस तरीके से एकमात्र व्यक्ति मुझे लगता है, जो आदमी को पप्पू करके बदनाम करने की कोशिश की गई। आप मुझे बताइए, मोदी जी ने पिछले 11 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं ली, और राहुल जी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते रहते, हजारों लोगों को मिलते रहते, स्टूडेंट्स के बीच में जाते, विदाउट टेलीप्रॉम्प्टर ही इज डिलीवरिंग हिज लेक्चर, और हर चीज कॉमन सेंसली बात करते हैं और लॉजिकल बात करते हैं। तो एक बात ध्यान में रखिए कि, लेकिन दुर्दैव की बात यह है कि अगर राहुल गांधी को छोड़ दिए तो कांग्रेस में क्या है, मुझे बताइए आप। कौन सा नेता की आप बात करेंगे, कौन से क्या कर रहे हैं? तो बातें ये देखो, ये बात आप ये भी बोल सकते हैं कि भाई मोदी के बाद में भाजपा में कौन है। ये जिस तरीके से हमारे सामने आता है, उसी तरीके से कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस में है लोग, लेकिन परिस्थिति ये है कि वो लोग खुद को भी पहचानते नहीं है, और वो भी लोग जो है ना, अभी अपने अपने गेम फिट करने में बैठे हैं।
तो ये सारी चीजें अभी स्टेट में जो है या देश में जो है, ये चिंता का विषय है। हर तबका जो है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसान हो, चाहे कॉमन आदमी हो, इसके सामने ये इलेक्शन जो है, और महाराष्ट्र का इलेक्शन इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि महाराष्ट्र का इलेक्शन ये पूरे देश को दिशा देता है। जिसके हाथ में महाराष्ट्र है वो पार्टी सेंटर में स्ट्रांग रहती है। ये महाराष्ट्र के लोगों ने समझना चाहिए। उस दिन आप बता रहे थे मराठी मानुस वगैरह का परिस्थिति, या हमारे इधर मुंबई में क्या परिस्थिति हुई है। मुंबई किसकी थी? मराठी आदमी की मुंबई थी, सिंपल। आज क्या हो गया है, मुंबई का जो मराठी मानुस था वो सारा का सारा अभी ये बदलापुर, ये कांजूर इधर फेंके गया। मूल मूल मुंबई के अंदर आए कौन लोग? ये सारे के सारे बिजनेसमैन, गुंडे, बिल्डर्स, माफिया, इनके हाथ में मुंबई चली गई है पूरी की पूरी। तो ये सारों को हटा के, ये सारी चीजें समझ के जो आदमी काम करेगा, वो आज के घड़ी के अंदर पार्टियों के अंदर देखे जाए तो मुझे एक शरद पवार दिखते हैं जिनको पूरा मालूम है, और दूसरा राहुल गांधी दिखते हैं। और अभी अभी उद्धव ठाकरे को भी जानी हुई है। पिछले 2 साल से मैं उद्धव ठाकरे में जो रिफॉर्म हुए हैं ये मैं समझ रहा हूँ, देख रहा हूँ। नहीं तो उसके पहले के जो उद्धव ठाकरे थे, वो तो चीफ मिनिस्टर बनने के बाद में 20 महीने इसमें गए नहीं, 20 महीने नहीं गए। अब और वही उनके लिए ये हुआ। जो देखिए उद्धव ठाकरे के जो एमएलए और एमपी छोड़ के चले गए, उनको क्यों गए? क्योंकि वो कोई 20 महीने में किसको मिलते ही नहीं थे। ये जो हुआ है ना, उद्धव की जो पार्टी फूटी है, इसके लिए देखो, ताली एक हाथ से नहीं बजती आत्मजीत, एक बात ध्यान में रखिए। ताली दोनों हाथ से बजती है। उद्धव की तरफ से भी काफी गलतियां हुई है, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि कम से कम उद्धव अभी सुधरे हैं, पब्लिक में निकलते हैं, बात करते हैं, ही इज अवेलेबल। ठीक है, भलाई फोन नहीं मिलते, कुछ नहीं करते। जिस तरीके से राहुल की परिस्थिति है, राहुल के भी आजू बाजू के अंदर तो सारे, जैसे इंदिरा गांधी के आजू बाजू में किचन कैबिनेट जमा हो गई थी, वैसे राहुल के आजू बाजू में भी लोगों ने उसको घेर लिया है। उसी तरीके से राहुल की परिस्थिति, उद्धव की भी परिस्थिति है। शरद पवार की ही एक पार्टी है कि जहां ऐसी परिस्थिति नहीं है। शरद पवार के पार्टी का हर आदमी, चाहे वो सुप्रिया सुळे हो, या शरद पवार हो, या फिर जयंत पाटिल हो पार्टी का प्रेसिडेंट, या पार्टी, वो एवरीबडी इज अवेलेबल टू पब्लिक। मैं आपको नंबर देता हूँ, आप फोन करिए, वो आपको मैसेज आएगा, क्या बात है, आपने क्यों फोन किया था, पूछेंगे। तो दैट शुड बी दी वर्किंग स्टाइल एंड पैटर्न। तो इसीलिए शरद पवार की आज भी महाराष्ट्र के अंदर नंबर 1 जो पोजीशन है ना, वो इसी कारण है कि ही नोज ईच एंड एवरी मैन, he knows the total geography of the state, और he knows the culture of the Indian people। तो ये, और उसके बाद में इसीलिए तो उनके हर पार्टी में संबंध है। 2 ही आदमी है पूरे भारत भर के अंदर, एक शरद पवार और दूसरा नितिन गडकरी, हु इज एक्सेप्टेबल एवरीवेयर। लेकिन प्रॉब्लम ये है अभी कि नितिन गडकरी को तो बीजेपी ने इसलिए बाजू करवा दिया कि उनको, देखिए, और मैं आपको एकदम क्लियर पिक्चर बताता हूं। आपको ऐसा लगता होगा कि मोदी सत्ता में बैठे, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर नाम के है, उनको चलाने वाले कौन है? अमित शाह। और अडानी भी ये नाम का ये है, क्योंकि अमित शाह खुद के नाम पे तो फैक्ट्रिया या कोई ट्रांसफर या एयरपोर्ट नहीं ले सकते ना, तो वो अडानी को सामने करके ले रहे हैं, उसके शेयर ले रहे हैं और उसको खिला रहे हैं। असली खिलाड़ी तो आपको ये मानना ही पड़ेगा कि अमित शाह ही है। ये दिन हमारे देश की पब्लिक समझेंगी, और उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो नैरेटिव है, अभी केंद्र के सत्ता के अंदर पार्लियामेंट इलेक्शन के तो लोग समझ लिए, इसलिए तो 303 से 240 आए, उसके अंदर भी ईवीएम के वगैरह क्या गेम हुए वगैरह वो चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन हुए, ये तो बात क्लियर है। जहां वोट जितने कास्ट उससे ज्यादा आ गए, और इलेक्शन कमिश्नर उसका कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। और जिस तरीके से चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ अभी एक्सपोज टोटल हो गया है। गाजी में कल एक शो देख रहा था अपना इसका अजीत अंजुम का, उसके अंदर तो क्या पूरा का पूरा उसको एक करती कंप्लीटली उसको ये कर दिया। तो ये जी फिलहाल के अंदर हमारे भारत में सबसे ज्यादा सिचुएशन गंभीर है। लोगों को मैं आपके माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि जागिए, अभी डोंट कीप एनी स्टोन अल्टर्ड, इतना मैं बोलूंगा। जी आत्मजीत बोलो, जी सॉरी मैं बिल्कुल बहुत ठीक ज्यादा बात बोल आपने गया, कही। सॉरी। आप नहीं नहीं, कोई बात नहीं। संदीप यादव जी, मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आपके पास आता हूं।
मुंबई और महाराष्ट्र फाइनेंशियल कैपिटल मानी जाती है। सबसे ज्यादा एफडीआई मुंबई में आती है क्योंकि सारे बिजनेसेस के कारोबारों के दफ्तर मुंबई में है। स्टॉक मार्केट से शेयर मार्केट में ऑपरेट वहीं से करते हैं। पर एफडीआई आने के बाद व्यवसाय कहां लगे? आपने देखा वेदांता का फॉक्सॉन का प्रोजेक्ट जो है वो महाराष्ट्र से गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। आपने देखा टाटा एयरबस का प्रोजेक्ट जो महाराष्ट्र के लिए था वो भी गुजरात शिफ्ट कर दिया गया। अहमदाबाद से मुंबई की जो बुलेट ट्रेन है उसके भी जो फाउंडेशन है वो कहीं ना कहीं चरमरा रही है, उनके पुल गिर रहे हैं, पर वो बुलेट ट्रेन अभी तक चालू नहीं हुई, जबकि वो मोदी जी का ड्रीम था। दूसरी बात, बैंकों में जिस तरीके से सिर्फ 100 प्रभावशाली कर्जदार और उनके एनपीए के प्रति अगर मोह छोड़ दिया जाए तो हमारे बैंकिंग इंडस्ट्री में बिजनेस बड़े आराम से चलता था। कर्जा भी लेने वाले जो थे वो लाभदायक कर्जा होता था, बैंकों की अर्निंग्स होती थी। आरबीआई आज भी लाभदायक कर्जा दे के बैंकों से पैसा कमाता है, पर उसका डिविडेंड जो है वो सारा सेंटर की सरकार ले जाती है। ऐसे मामले में अगर ऑपोजिशन ये कहती है कि लोगों को निकलना पड़ेगा, अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, धन और रोजगार पैदा करने के नए साधन ढूंढने पड़ेंगे और प्रगतिशील भारत को, विकसित भारत को बनाने के लिए व्यापार के लिए नई डील की सोच करनी पड़ेगी, तो क्या ये हमारे केंद्रीय नेतृत्व या हमारे जो मठाधीश हैं या हमारे पॉलिटिशियंस हैं या हमारे संसद में बैठे लोग हैं, ये न्यू डील का काम बनाना उनका नहीं है? ये पब्लिक पर ही सारी जिम्मेदारी क्यों है? वोट भी हम दें, बैंकों से कर्जा भी हम लें, एनपीए भी हम अपने अकाउंट में उसको करें और कल को हमारा अकाउंट बैंक बंद हो जाए तो हमारे अकाउंट का पैसा भी चला जाए, तो फिर हमारे सियासतदान जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, सैलरी भी ड्रॉ करते हैं, उनका क्या काम रह जाएगा? संदीप यादव जी। जी देखिए, आज से बहुत पहले 1841 में एक कवि हुआ ऑगस्टिन नैश, करीब करीब आज से 200 साल पहले करीब उसने एक कविता लिखी, बैंकर्स आर जस्ट लाइक एनीबडी एल्स एक्सेप्ट रिचर। वो उस कविता में सीधे जिक्र करता है कि बैंक जो है ना, गरीब आदमी को लोन लेने के लिए जाने पर धुतकार देते हैं, उससे इतना पेपर्स मांगते हैं कि वो निराश होकर वहां चला आता है, और अमीर आदमी को बैठा के खाना खिलाते हैं, बढ़िया से बड़े बड़े लोन देते हैं, फिर वो डिफॉल्टर हो जाता है, फिर दोबारा देते हैं। ये इंग्लैंड में वो लिख रहा था ऑगस्टिन नैश। ये पूरी दुनिया का चरित्र है, ये पूंजीवादी चरित्र है, और इस पूंजीवादी चरित्र से भारत जैसे देश को, जहां गरीबों की संख्या, मैंने अभी आपको बताया कि 85% ऐसे लोग हैं जो $4 से कम रोज अपना गुजारा करते हैं, वैसे देश में कम से कम ये मॉडल तो नहीं चलेगा। इसलिए अगर राहुल गांधी कह रहे हैं, और तो राहुल गांधी ही नहीं, जैसे कि आपने सवाल किया, आपके सवाल का जवाब दूं मैं अगर, तो भारत तभी बदलेगा जब व्यापार में भी यहाँ डाइवर्सिटी होगी। आप एक प्रोफाइल उठा लीजिए, आकार पटेल ने एक लेख लिखा, ईयर मुझे याद नहीं है, 2008 का है। आप देख लीजिए कि सीमेंट कंपनियों का मालिक कौन है। आप देख लीजिए कि बड़े बड़े व्यापारों में बड़े बड़े लोन के डिफॉल्टर्स कौन है। विजय माल्या एक सिंपल से शराब व्यापारी थे, और फिर उसके बाद उनको राज्यसभा सांसद पहली बार कांग्रेस ने बनाया। बाद में वो एक एयरलाइंस के मालिक बने, खूब पैसा बैंकों से लोन लिया, फिर डिफॉल्टर हुए और उनको भगाया दूसरी पार्टी ने। मेरा कहने का मतलब है कि जो ऑगस्टिन नैश ने कविता लिखी वो बहुत गलत नहीं थी। पूरा इतिहास रहा, आप देख लीजिए ना, मारुति सुजुकी का जो इतिहास है, जो कंपनी खुली, कैसे वो बढ़ी, उसका टारगेट था कि महीने में 1 लाख कारें बनाएगी, नहीं बना पाई। और बैंक वाले कैसे लोन मिलते हैं, उसका पैटर्न देखिए, वो कैसे काम करते हैं, ये सब चीजें हैं। दूसरी जो बात है, मैं कहना चाह रहा था कि जो आपने ड्रग्स वाली बात कही और आपने सवाल पूछा था मुझसे भी, उसका मैं ठीक से मैंने उतना जवाब नहीं दे पाया क्योंकि व्यापक हो गया था वो। ड्रग्स वाला जो मामला बहुत ही गंभीर मामला है। याद रखिएगा 1839 में अंग्रेजों ने भारत में ओपीएम की पैदावार की, और चीन के लोगों को इतना नशेड़ी बना दिया कि वो उसी पे निर्भर हो गया, और चीन पूरा बेतहाशा गरीबी और तमाम तरह की चीजों में लिप्त हो गया और बहुत गरीब हो गया। और चीन में चांदी बहुत आसानी से उपलब्ध था, और वो उनको नशा देते थे और उनसे चांदी लेते थे। उस युद्ध को, उसके बाद क्या हुआ कि वहां एक जनरल था जिसका नाम लिन जू था, लिन ज्यून करके जू था, कुछ नाम जो भी है। 1839 में उसने ये सब चीजों का विरोध किया और युद्ध हुआ, जिसे हम ओपियम वार कहते हैं। और ओपियम वार हुआ जिसमें मैंने, हालांकि अंग्रेजों को जो उनका आर्थिक नुकसान तो हुआ, क्योंकि उनका जो ओपियम का व्यापार था बहुत बढ़िया चल रहा था। भारत में कल्टीवेशन होता था, चीन में बेचते थे,
चांदी मिलता था अपने यहाँ ले जाते थे। वो टूट गया तो वो ली जून से बहुत नाराज हुए और उन्होंने उसी ट्रीटी में उन्होंने हांगकांग को भी बने, हांगकांग भी अंग्रेजों के हिस्से आया। तो कुल मिला के ये जो ओपियम वार है ये तो देशों की बात हो गई। अब हमारे भीतर जो कौन है वो बुरे अंग्रेज जो वो ओपियम ला रहे हैं और हमारी जनरेशन को खिला के उसको एक अच्छी खासी आबादी को नशे में डाल रहे हैं और वो अपना एक राज चाहते हैं जहां वो चाहते हैं कि वो कांवड़ तो उठाए, वो झंडा तो फहराए अपने धर्म का, इधर जाए, वो डीजे बजाए, लेकिन सवाल ना करे, रोजगार न मांगे। वो धर्म के नशे में और हकीकत के नशे में चूर रहे और वो ना करे। दूसरी बात जो आपने कहा रोजगार और व्यापार की, एक बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। राहुल गांधी ने जो अपना लेख लिखा है वो बहुत सही, आपने जिक्र कर रहे थे आप उसका। भारत 1600 से लेके मैंने करीब करीब 18वीं शताब्दी तक भारत कॉटन इंडस्ट्री में एकदम सुपर पावर था एशिया में, साउथ एशिया में सुपर पावर। इवन चाइना को भी 80% जो कच्चा माल है वो भारत निर्यात करता था। जापान को भी, जापान एक पावर बन चुका है अभी, वियतनाम को भी। और जानते हैं उसका कारण क्या था कि भारत क्यों पिछड़ गया? भारत धीरे धीरे इन देशों से इसलिए पिछड़ने लगा कि इन देशों ने अपने लेबरर्स को स्किल किया, अपनी इंडस्ट्री को मैकेनाइज्ड किया, अपने सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया। भारत और सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स में उलझता चला गया और जब तक पीस नहीं होगी किसी देश में वहां इकोनॉमिक ग्रोथ हो ही नहीं सकती है। भारत जो कि 80% एक्सपोर्ट किया करता था वो अब इंपोर्ट करता है। और आपको याद होगा आतमजीत जी कि बंबई में और गुजरात में, इवन कानपुर को भी मैनचेस्टर कहते थे और अंग्रेजों ने खूब पैसा कमाया उससे। और भारत के भीतर के भी जो मारवाड़ी थे जो राजस्थान से गुजरात गए, गुजरात से बंबई गए थे, वो बैलगाड़ियों में पैसा बक्सों में भर के ले आते थे। खूब धनी हुए वो, क्योंकि वो जो कच्चा माल था वो इंग्लैंड जाता था, वहां से रॉ प्रोडक्ट बनता था, फिर वो बिकता था और भारत यहाँ से भी रॉ प्रोडक्ट बेचता था दूसरे दूसरे देशों को। वो टूट गया और भारत की जो कपड़ा मिलें थी बंबई में, गुजरात में, कानपुर में, सब खंडार हो गई हैं। आज उनमें कुछ नहीं, आप जाइए किसी भी मिल को देखिए उसमें दूसरा व्यापार चल रहा है, सब खंडहर बन गया। कारण यही था कि हमने, जापान जो है अपने लेबरर को 14 साल की ट्रेनिंग देता है, हम भारत में अभी भी अपने लेबरर्स को 8 साल ट्रेन करते हैं। हम कम्पीट कर पाएंगे उनसे? उनकी जो स्किल है वो वर्ल्ड क्लास की है। हमारी स्किल इंडिया के नाम पे आप समझ ही रहे हैं कितना भ्रष्टाचार है, कितनी चीजें हैं जो उनको बनाया जाता है ट्रेन करने के लिए, कितना वो ट्रेन कर पाते हैं, उसका 25% भी सीख लें तो कुछ काम हो, कितना हो पाता है, ये वो सवाल है। इसलिए वो जो लेख है उसमें काफी वाजिब सवाल है, वाजिब जिक्र है, लेकिन ये वो हकीकत है जिससे भारत आज रूबरू है और भारत के सामने ये चुनौतियां जरूर हैं जो मैं देख पा रहा हूँ। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने कि भारत की परिस्थितियां इस समय आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर बहुत ही खराब हैं और इन स्थितियों को अगर अब नहीं संभाला गया तो आगे आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है। आज की परिचर्चा में भाग लेने के लिए प्रकाश पोरे जी, डॉक्टर संदीप यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी परिचर्चाएं हम करते रहेंगे, लोगों को जागरूक करते रहेंगे, यही हमारा काम है। आपको डिसाइड करना है कि सरकार किसकी बनेगी, जब जो लोगों की सुने, जो आपका नुमाइंदा हो, जो आपका रिप्रेजेंटेटिव हो, वो ऐसा हो जिसके पास आप जा सकें और काम करवा सकें। पार्टी कोई भी हो, एमएलए कोई भी हो, एमपी कोई भी हो, काम करने वाला होना चाहिए। धन्यवाद संदीप यादव जी, नमस्कार, थैंक यू।